नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं किसान आंदोलन के साथ। किसान नेता और केंद्र सरकार के बीच 8 घंटे की लंबी बैठक आज चली। अब जो अगली बैठक है वो शनिवार को दोपहर 2 बजे होगी। खास बात ये रही कि इस बातचीत के बाद सरकार कृषि कानूनों में संशोधन के लिए राजी हो गई है, लेकिन किसान इस बात पर डटे हुए हैं कि तीनों कानून रद्द किए जाएं। अब किसानों की जो अपनी मीटिंग है वो कल सुबह 11 बजे होगी। भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एपीएमसी सशक्त हो। एमएसपी के मामले में लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि एमएसपी चल रही थी, एमएसपी चल रही है, आने वाले कल में भी चलती रहेगी। इसकी आश्वस्ति भी हम किसान भाइयों को दिलाएंगे। कृषि मंत्री ने बोला है कि हम कोई संशोधन ला सकते हैं। आपको जो ऐतराज है, हमें तो पूरे कानूनों पे ऐतराज है। उसके लिए तो हम पिछले 5-6 महीने से एजिटेशन कर रहे हैं। तो हम वो कानून तीनों है जो रद्द होने चाहिए। हम अपनी मांगों पर ये मांगे हैं, तीनों कानून रद्द करने, एमएसपी लीगलाइज करना। अगली बैठक कब होगी? अगली बैठक परसों को होगी 11 बजे। कल हमारी किसान जथेबंदियों की मीटिंग हो रही है। हाँ। उसमें हम फैसला लगेंगे। कितने बजे बैठक है आपकी? हमारी बैठक 11 बजे है। कल बैठक होगी 11 बजे। हाँ। और उसमें फिर आप तय करेंगे कि सरकार ने जो आज रखी है बातें अपनी विचार करके फिर सैटरडे की मीटिंग जो है, शनिवार की मीटिंग का एजेंडा तय होगा। कल एजेंडा तय होगा और परसों को सरकार के साथ मीटिंग। लेकिन तीनों कानून रद्द करें, आप उस मांग पर कायम हैं? हाँ, उस मांग पर हम कायम हैं और उस मांग पर आंदोलन है, आंदोलन चलता रहेगा। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के चल रहे आंदोलन में महिलाएं भी नजर आ रही हैं। ये महिलाएं कौन हैं और इस पूरे आंदोलन में इनकी भूमिका क्या है? रविश रंजन शुक्ला की इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली रोहतक राजमार्ग पर हजारों की तादाद में किसान और उनकी ट्रैक्टर ट्रालियां खड़ी हैं। लेकिन पंजाब के भटिंडा से आई हरिंदर बिंद हमें अपनी कार से ये तस्वीर दिखाते हुए सभा स्थल की ओर बढ़ जा रही हैं और फिर राजमार्ग पर चल रहे विरोध प्रदर्शन का हिस्सा हो जाती हैं। हरिंदर के पिता मेघराज भक्तुआना का 30 साल पहले खालिस्तानी समर्थकों ने कत्ल कर दिया था। अब वो किसान यूनियन उग्रावा की सचिव हैं और पंजाब की महिलाओं को इस आंदोलन से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रही हैं। मेरे पापा नु खालिस्तानी दहशतगर्दां ने। मैं 1997 से भारतीय किसान यूनियन के साथ काम कर रही हूँ। यहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी जिंदगी मजदूरां किसानां दे लेखे लाई हुई है। मजदूरां किसानां नु जथेबंद करन लई सब मिलकर फंडिंग से लेकर मंच संचालन तक करती हूँ। सारे किसान भाइयों का बहुत सहयोग मिलता है। महिलाएं हैं, उनको जथेबंद कर रही हूँ। खेती कानून रोहतक दिल्ली राजमार्ग से करीब 4 किलोमीटर दूर टीकरी बॉर्डर पर भी विरोध सभा चल रही है। यहाँ मंच के ठीक बगल में बैठी जसबीर कौर नथ हैं। क्लर्क के पद से रिटायर होने के बाद किसान यूनियन से जुड़ गईं। वो खुद टीकरी बॉर्डर पर हैं और बेटा सिंधु बॉर्डर पर धरना दे रहा है। यहाँ बैठकर आंदोलन की फंडिंग से लेकर मंच पर किसको बोलना है, ये जसबीर कौर नथ ही तय करती हैं। मैं किसान यूनियन में 97 से हूँ। यहाँ पे मैं स्टेज पे हूँ। स्टेज का कैसे चलाना है, संचालन कमेटी बनानी है, स्टेज में किसका नाम देना है, यहाँ को जो प्रबंध करना है, स्टेज चलाने के लिए पैसा इकट्ठा करना है, हम फंड इकट्ठा करते हैं और अनुशासन बना के रखना है। लोग थोड़ा बहुत गड़बड़े हो जाती है, उनको समझाना, सफाई का प्रबंध करना, ये हम सब देखते हैं। तो उस कमेटी में मैं हूँ और सबको ये समझाते रहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि टीकरी बॉर्डर पर लगातार जो किसान हैं वो इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। लगातार अलग अलग जगहों से किसान यहाँ पर आ रहे हैं। हरियाणा के भी तमाम सारे किसान आए हुए हैं। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इस किसान आंदोलन में गुरमेल कौर जैसी कई बुजुर्ग महिलाएं भी मौजूद हैं, जो आंदोलन के लिए इस ठंड में गांव छोड़कर दिल्ली बॉर्डर पर आ जमी हैं। इनका किसी संगठन से ज्यादा सरोकार नहीं है, बस गांव से अपने जत्थे के साथ आंदोलन में शामिल लोगों का हौसला बढ़ाने आई हैं। टीकरी बॉर्डर से रविश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
लव जिहाद को लेकर जिस तरह से सियासत और बहस छिड़ी है, उसके बीच सुन्नी मुसलमानों की सबसे बड़ी दरगाह ने एक फतवा दिया है कि इस्लाम में लव जिहाद जैसी कोई चीज ही नहीं है। लड़की को धोखा देने का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। कमाल खान की ये रिपोर्ट देखिए। बरेली की दरगाह आला हजरत बरेलवी मसलक के सुन्नी मुसलमानों का सबसे बड़ा मरकज है। इसके अकीदतमंद सारी दुनिया में हैं। दरगाह से ताल्लुक रखने वाले दारुल इफ्ता ने लव जिहाद विवाद पे एक फतवा दिया है, जिसके मुताबिक लव जिहाद नाम की कोई चीज इस्लाम में नहीं है। लव जिहाद लफ्ज धोखे से शादी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जबकि जिहाद पैगंबर की सिखाई मजहबी प्रक्रिया है। लड़की को धोखा देने को जिहाद कहना इस्लाम का अपमान है। इस्लामी शरीयत की किताबों में लव जिहाद नाम की कोई इस्तिलाह न पहले थी न आज है। और जिस तरीके से आज दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है लव जिहाद को, तो इस्लाम इसका खंडन करता है। इस्लाम इसके हक में नहीं है। जबरदस्ती किसी लड़की को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर करना, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। अरब में इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब ने शादी के तरीके में बहुत सुधार किया, जिनमें लड़कियों को अहमियत और सुरक्षा दी गई। इसके नतीजे में मुस्लिम शादी में लड़की वाले बेटी का रिश्ता लेके लड़के के घर नहीं जाते। लड़के वाले लड़की का हाथ मांगने उसके घर आते हैं। निकाह में पहले लड़की से उसकी मर्जी पूछी जाती है, लड़के से बाद में। लड़की से 3 बार उसकी मर्जी पूछी जाती है ताकि कोई भ्रम ना रहे। लड़की की मर्जी लेने के वक्त वहां 2 गवाह होना भी जरूरी है। निकाहनामे पे लड़की और 2 गवाहों के दस्तखत होते हैं। शादी में लड़का लड़की को मेहर देता है। दहेज पर सिर्फ लड़की का हक होता है, लड़के या ससुराल का नहीं। किसी लड़की से जबरन धोखा, फरेब, छल, मक्र, अय्यारी के साथ में निकाह कर लेना, शादी करना, इसकी भी इजाजत इस्लाम नहीं देता। इसलिए कि जब किसी मुस्लिम लड़की की बगैर इजाजत के उससे निकाह नहीं हो सकता है, तो किसी गैर मुस्लिम लड़की से कैसे हो सकता है। मुस्लिम उलेमा कहते हैं कि जिहाद 2 तरह के हैं। एक तो जिहादुल असगर यानी छोटा जिहाद, जिसमें हमलावर से संघर्ष कर मजलूमों की रक्षा करना है, और दूसरा जिहादुल अकबर यानी महान जिहाद, जिसमें अपने अंदर की बुराइयों से संघर्ष कर उन पे विजय पाना है। इसमें जबरदस्ती लड़की का धर्म परिवर्तन नहीं आता, बल्कि मजहब में बहुत सख्ती से कहा गया है कि ला इकराह फिद्दीन, यानी उनकी मजहब में किसी किस्म की भी कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं है। लिहाजा अगर कुछ लोग किसी भी उनका ताल्लुक जिस किसी भी मजहब से हो, अगर ऐसा करते हैं तो जाहिर सी बात है ये सोसाइटी की खराबी है। किसी मजहब को या कम्युनिटी को इसके लिए टारगेट करना मुनासिब नहीं है। एक ऐसे वक्त में जब तमाम तरह की आतंकवादी गतिविधियों, इस्लाम को लेकर फैली गलतफहमियों और तमाम तरह की बहसों के बीच ये महसूस किया जा रहा है कि 6वीं सदी के धर्म को आज के दौर में एक आधुनिक व्याख्या की जरूरत है, उस वक्त लव जिहाद जैसे सियासी अभियान से इन कोशिशों को और नुकसान पहुंच सकता है। बरेली में रणदीप और लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। सर्जरीज आधुनिक मेडिकल साइंस का हिस्सा है, पर क्या इसे आयुर्वेद से मिलाकर मुख्य धारा में लाया जा सकता है? सरकार द्वारा आयुर्वेद को 58 सामान्य सर्जरीज की इजाजत मिलने के बाद डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बेहद नाराज है, विरोध पर उतर आई है। कोरोना काल में आयुर्वेद ने दवा बाजार में एक अहम जगह बनाई, पर केंद्र सरकार की इस अधिसूचना पर डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। दरअसल इस सरकारी पत्र में केंद्र सरकार ने आयुर्वेद के पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों को 58 सामान्य सर्जरी प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए ट्रेनिंग दिए जाने की अनुमति दे दी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की महाराष्ट्र इकाई ने अब 8 और 11 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन CCIM, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन का दावा है कि ये ओरिजिनल आयुर्वेदिक सर्जरीज हैं। उन्होंने इसे कोई संस्कृत नाम भी दिए हैं, लेकिन ये सारी मॉडर्न साइंस से ली गई सर्जरीज हैं। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर हम इसका विरोध कर रहे हैं। इसका असर उन तमाम मेडिकल छात्रों पर भी पड़ेगा जो डिग्री पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। महाराष्ट्र में सरकारी और प्राइवेट के 20,000 मेडिकल स्टूडेंट हैं जो आज से ही इस फैसले का विरोध शुरू कर रहे हैं। 1954 में बने मुंबई की आयुर्वेद कॉलेज सायन में कई सामान्य सर्जरीज होती आई हैं। ट्रस्टी का कहना है कि सर्जरीज का अधिकार तो पहले से था, पर तय नहीं था। अब 58 सर्जरी के बने सरकारी दायरे से खुश हैं।
आयुर्वेद के पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स को, जो रूरल एरियाज में रहते हैं, जो मफजल एरियाज में रहते थे, उनको ये सवाल बार बार उनके अगेंस्ट उठाया जाता था कि आपको सर्जरी के राइट्स है कि नहीं, जबकि बकायदा उनको राइट्स थे, लेकिन कहीं डिफाइंड नहीं था कि कौन से सर्जरी के राइट्स है, क्योंकि वो बेसिक सर्जरीज करते थे। 79 का जो हमारा एक्ट जो प्रोविजंस थे, जहां सर्जरी एकदम यूनिवर्सली डिफाइंड थी, उसको एक बाउंड्रीज में डिफाइन कर दिया कि ये 58 के अलावा हमारे पोस्ट ग्रेजुएट्स कोई सर्जरी नहीं कर पाएंगे। मैं मेरे एलोपैथिक ब्रदर्स को ये कहूंगा कि ये नेगेटिविटी छोड़ के, अगर वो चाहते हैं कि कुछ क्वालिटी इंप्रूव हो तो जरूर हम इसके लिए ओपन है, लेकिन अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन से हम परे हटते हैं। वैसे कानून के जानकार भी सरकारी कदम को जल्दबाजी में लिया फैसला बता रहे हैं। According to me, the decision to allow, मुझे लगता है कि जल्दबाजी में ये फैसला किया गया, क्योंकि सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन के दम पर सर्जरी नहीं होती, इसमें एलोपैथिक एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ती है, एलोपैथिक पोस्ट सर्जिकल केयर की जरूरत पड़ती है। ऐसे में एक मरीज को आयुर्वेदिक और एलोपैथी के मिक्स एंड मैच में डालना अनैतिक है। आयुर्वेद आधुनिक तकनीक के तालमेल से आगे बढ़ने की कोशिश में है। सरकारी मुहर से शायद मदद भी मिलेगी, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और तमिलनाडु की राजनीति में हो रही है रजनीकांत की एंट्री। पूरी खबर ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और अरसे तक चली कश्मकश के बाद सुपरस्टार रजनीकांत ने आखिरकार फैसला कर लिया है। वो अपनी राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं और तमिलनाडु की राजनीति में कदम रख रहे हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं, हम बदलाव लाएंगे, ये रजनीकांत का स्लोगन है। राजनीति में उतरने का ऐलान करते हुए उनके अंदाज में आदर्शवाद, साहस और जज्बात की सिनेमाई नाटकीयता भी दिखी। नए वर्ष की पूर्व संध्या पर पार्टी का ऐलान होगा और जनवरी में इसे लॉन्च किया जाएगा। तमिलनाडु में चुनाव से 5 महीने पहले। என்னால் எவ்வளவு என்ன முடியுமோ அது இது பண்ணி முயற்சி பண்ணி நான் வந்து இந்த நடக்கிற இந்த பாதையில வெற்றி அடைவேன் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு। अक्टूबर में ही रजनीकांत हालांकि अनिच्छुक लगे थे जब उनकी एक चिट्ठी लीक हो गई थी। इसके मुताबिक डॉक्टरों ने उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट के बाद सेहत को देखते हुए इन सबसे दूर रहने की सलाह दी थी। अब वो कह रहे हैं कि वो तमिल लोगों के लिए जान की बाजी भी लगा सकते हैं। இப்போ வந்துட்டு அவங்களுக்காக வந்து என் உயிரே போனா கூட என்னை விட சந்தோஷப்படுறவன் வேற யாருமே கிடையாது। कभी रजनीकांत को लुभाने की कोशिश करती दिख रही बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत किया है। His views are very similar to our views. For the past 3 years we have been seeing. You also know, everybody knows that. So we have no problem in aligning with Mr. Rajinikanth. But he has to take a call on that. Our national party or my state president has to take a call on that. कांग्रेस के कीर्ति चिदम्बरम ने ट्वीट करके पूछा कि क्या AIADMK और बीजेपी का गठजोड़ अब भी बना रहेगा। ये सवाल कई लोग पूछ रहे हैं क्योंकि बीजेपी को तमिलनाडु में चेहरे की तलाश है, जबकि रजनीकांत के पास चेहरा और प्रशंसक तो हैं, मगर वो संगठन नहीं जो उनकी अपील को वोट में बदल सके। चेन्नई से सैम डैनियल के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।